तभी जब किराए पर दे देंगे तो वह फ्लैट क्या होगा, साफ और सुथरा शुद्ध रहेगा और सब कुछ आराम रहेगा, कहीं कर यहाँ बताती है। हम अपने फ्लैट में इन लोगों के रहने दे तो क्या बुरा है, इससे अपने मन की बात पत्नी से बताते हैं। गाड़ी आगे बढ़ते हुए उसने खिड़की का शीशा नीचा कर बच्चों की ओर हाथ उठाकर धीरे से बाय बाय किया। नमस्कार, मैं हूं मेहरताज, अत्युत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे जितने भी प्रथम पीयूसी के विद्यार्थी हैं उन सभी को मेरी कक्षा में स्वागत है। आज मैं जो पहली सेशन में आपकी जो चौथा पाठ है शीतलहर, उस पाठ के बारे में किस तरह यहाँ पर कवि बताते हैं इस शीतलहर के बारे में। वहां पर जो गरीब लोग रहते हैं वो गरीब लोगों की स्थिति के बारे में यहाँ पर बताया गया था। तो आज की जो कक्षा में यहाँ पर किस तरह यह बेघर लोग रहते हैं, बेघर लोगों की किस तरह सहायता करने की यह कवि सोचते हैं कहकर आपको आज इस सेशन में समझाऊंगी। तो तभी देखिए यहाँ पर सोसाइटी का गेट आ गया और गाड़ी के साथ साथ चंद्रप्रकाश और उसकी पत्नी के बीच चल रहे संवाद में भी ब्रेक लग गया था। फेसमेंट और बेसमेंट में बने पार्किंग में अपने लिए निर्धारित स्थान पर खड़ी करवे लोग दूसरी मंजिल पर स्थित अपने फ्लैट में गए। तो इस तरह बातचीत करते हुए जब उनकी जो सोसाइटी के गेट पर उनकी जो गाड़ी आ खड़ती है तो दोनों साथ साथ अपनी जो बातें रहती वो बातें खत्म करके वो आगे साथ साथ जाते हैं जो अपने रहने वाले एक फ्लैट में, जो किराए पे देने के लिए वो रहने वाला अपना जो खुद का जो फ्लैट वहां पर दोनों देखने के लिए अंदर इस तरह जाते हैं। तो तभी जब वो जाने पर वहां उनका इस तरह का फ्लैट रहता है तो बहुत ज्यादा बड़ा एक हॉल रहता है और कमरे रहते हैं, 3 कमरे रहते हैं। हर कमरे में हर एक भी क्या होता है, एक बाथरूम लगाया होता है। उसके साथ साथ जब वो सबसे आगे जो कमरे से जो बाहर जाते हैं तो वहां पर बड़ी बालकनी रहती है। उसके बाद जो रसोई घर में जाते हैं तो एक सुविधा से आराम से रहने वाला एक क्या होता है, एक घर रहता है और दूसरा उनकी रसोई घर भी बहुत ज्यादा बड़ी और सुंदर रहती है। इस तरह का एक उनकी एक फ्लैट का एक चित्रण होता है और बहुत ज्यादा खूबसूरत होने के कारण से वह सोचते हैं कि फिर भी उस तरह का अपना एक सुंदर सा फ्लैट रहने के कारण भी वहां कोई भी किराए पर नहीं आता। तभी यहाँ कवि अपने जो कमरे में रहने वाले खिड़कियों को खोलते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा अपनी उंगली से हाथ हिलाते हैं। तो तभी अपने हाथ की जो उंगली से वहां खिड़की को धूल से जमी हुई जो लकीर करते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा धूल जमी होती है। तो इस तरह एक धूल दिखाते हुए अपनी पत्नी को समझाते हैं कि देखो, जब कोई किराए पर नहीं रहेगा तो इस तरह की यह घर पर धूल जमी हो जाती है, क्योंकि उनका जो फ्लैट रहने वाला बहुत ज्यादा सुंदर था, सब कुछ सुख और सुविधाएं थी और आराम का एक घर था, रहने वाला एक घर था। फिर भी वह कोई किराए पर ना आने के कारण से वह सभी जगह धूल जमी हुई थी। तो यह बताते हुए अपनी पत्नी को समझाते हैं कि जब कोई यहाँ पर व्यक्ति ना रहेगा तो इस तरह की एक धूल जमी हो जाती है कहकर बताते हैं। तभी उनकी पत्नी बताती है कि मैंने तो आपको कहा था कि किसी व्यक्ति को यहाँ किराए पर रख दीजिए, लेकिन अब तो कोई किराया पर नहीं देने के लिए तैयार है कहकर बताती है। तभी यह चंद्रप्रकाश जी यह बताते हैं कि मैं तो किराए पर रखने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई यहाँ पर आने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हमारा जो रहने वाला जो फ्लैट है उसके जो आर पर कोई सही तरीके से उसकी कुछ सुधार नहीं हुई है, कोई सुविधाएं नहीं हुए सही तरीके से वहां पर ये
सच जो सुविधाएं साफ सुथरा नहीं हुआ है, ठीक से उसकी तैयारी नहीं हुई है, इस वजह से यहाँ पर कोई नहीं आ रहा है इस किराए पर, क्योंकि सब लोग यहाँ किराए पर आने पर पीछे हट रहे हैं। तो मैं कैसा इसे किराए पर दे दूं कहकर वह बताता है। तभी वो अपने जो घर में जमी हुई धूल के साथ साथ जो घर में रहने वाली, जो कमरे में रहने वाली बदबू को बाहर करने के लिए, बाहर जो बदबू रहती है उस बदबू, जो गंदी हवा आती रहती है उस कमरे में, वो गंदी हवा को दूर करने के लिए उन्होंने जब उस कमरे के जो खिड़की खोलते हैं तो वहां से अजीब तरह की बदबू जाती है। इसके साथ साथ वहां पर दो कबूतरों की एक फड़फड़ाना जो कमरे से बाहर फड़फड़ा के बाहर निकलते हैं। तो तभी इन्होंने यहाँ समझाते हैं कि देखो, यहाँ पर हमारा जो फ्लैट कोई व्यक्ति ना रहने के कारण से यहाँ कबूतरों का एक निवास बन गया है। जब कबूतर हमारे घर में जो हमारे जो फ्लैट में अपना घर बनाकर रह सकते हो, तो क्यों दूसरे लोग नहीं रह सकते, कई कर इस तरह वो बताते हैं। तो वही बताते हुए यह अपनी पत्नी को समझाते हैं कि यह ना किराए देने के कारण से इस कबूतरों का एक निवास बन चुका है कहकर वो समझाते हैं। तभी उनकी जो इस तरह की एक बातें सुनकर यहाँ पत्नी क्या करती है, उसकी पत्नी ने सहमति से सिर हिलाते हुए धीरे से कहा, हाँ सो तो है। और फिर जैसे कुछ याद आया हो, क्षण भर विराम के बाद बोली, कहा तो है तुमसे कितनी ही बार कि इसे किराए पर उठा दो, 2 पैसे की आदमी भी होगी और फ्लाइट भी साफ शुद्ध रहेगा। तो तभी क्योंकि वहां पर उनकी पत्नी जो भी इन्हों बता रहे थे तभी वो आराम कर रही थी। आराम करके कुछ देर बाद इस तरह का सिर हिलाती है कि हाँ, तो आपकी बात तो ठीक है, लेकिन मैंने कितनी बार आपको समझाया कि ये फ्लैट किसी किराए पर दे दो। तभी जब किराए पर दे देंगे तो वह फ्लैट क्या होगा, साफ और सुथरा शुद्ध रहेगा और सब कुछ आराम रहेगा कहीं कर यहाँ बताती है। तभी देखिए, बात तो तुम्हारी ठीक है, पर देख किसको, कई लोग को बोल चुका हो, सोसाइटी के सेक्रेटरी और चौकीदार से भी कहा है कि कोई किराएदार टकराए तो बताना, पर कोई किराएदार मिलता ही नहीं। और अभी यहाँ अधिक डेवलप नहीं हुआ है ना, इसलिए लोग अभी इधर आने में हिचक रहे हैं। चंद्र प्रकाश ने वास्तविक समझाया। चंद्र प्रकाश ने वास्तु स्थिति समझाते हैं, क्योंकि जब उनकी पत्नी की इन बातें सुनकर ये चंद्र प्रकाश जी इस तरह समझाते हैं कि यह किराए तो किसे मैं दे दूं, जब मैंने बताया था कि जो इस फ्लैट में देखभाल करने के लिए मैं रखा हुआ जो सेक्रेटरी और वो चौकीदार है, उसे तो मैं हर बार बताता हूँ कि इस फ्लैट को कोई किराए में आ जाए तो उसे जरूर मुझे बताओ, क्योंकि मैं इसे मेरा जो फ्लैट है उसे किराए पर दे दूंगा कहकर मैंने उन्हें बताया तो है, लेकिन कोई यहाँ पर किराए पर आने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो आसपास की जगह है वहां पर कोई डेवलप नहीं हुआ है। इस ना डेवलप होने के कारण से कोई यहाँ पर आने के लिए पीछे हटता है। तो कैसे यह फ्लैट किराए पर दे दूं कहकर अपनी पत्नी को बताते हैं। तभी बेघर लोगों का ध्यान आते ही चंद्र प्रकाश का ध्यान अपनी सोसाइटी के पास खुले आसमान के नीचे रह रहे लोगों की ओर चला गया। वहां सोचने लगा, इतने सारे फ्लैट खाली पड़े हैं और इन लोगों के पास इस भयंकर शीतलहर में भी सिर छिपाने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। तो तभी इस तरह दोनों की बात चलती, जो पत्नी की और कवि की जो बात चलती हुई, तभी कवि इस तरह बताते हुए जब उनकी पत्नी खिड़की के जो बाहर जाती है तो वहां से तेज ठंडक की एक हवा आती है।
तभी इन्होंने कवि पूनम बताते हैं कि पूनम आ जाओ, खिड़की से इधर आ जाओ, क्योंकि बहुत ज्यादा तेज ठंड है। ठंड होने के कारण से आपको तबीयत बिगड़ भी सकती है, कई बार वो बताते हैं। तो तभी बताते हुए वो इस तरह देखते हैं तो वहां पर दो कबूतर वहां ठंड में बैठे, जो फ्लैट की जो छत पर बैठे हुए रहते हैं। उन्हें बैठे हुए देखते ही वो सोचने लगते हैं कि इस तरह अपने जो एक फ्लैट में रहने वाले एक कबूतरों की एक यह निवास बन गई है। तो वो बिना किराए देने वाले इस कबूतर ये हमारे जो फ्लैट में रह सकते हो, तो इस तरह बेघर जो गरीब लोग हैं उन्हें यहाँ जो फ्लैट दे देंगे तो वो अपनी जीवन बिता लेंगे कहकर वो सोचने लगता है। तभी उनकी ओर कहाँ पर जाती है, जो बेघर लोगों के ओर जाती है और ध्यान अपनी सोसाइटी की जो फ्लैट रहती है, वो सोचते हैं कि इतने सारे जो सोसाइटी में हमारे जो सोसाइटी में रहने वाले इतने सारे फ्लैट खाली हैं, इस तरह खाली रहने वाले एक फ्लैट में हम इस बेघर लोगों के लिए कुछ निवास कर दें, तो आश्रय कर देंगे तो उनके लिए कुछ रहने के लिए ठिकाना तो मिल जाएगा कहकर उनकी ओर सोचने लगते हैं। तभी वह इस भयंकर शीत लहर में तो वो सिर छिपाए और ये भी सोचते हैं कि इस तरह का कुछ शीत लहर है, इस लहर में शीतलता की एक यह जगह में तो थोड़ा सा वो रहने के लिए सिर तो छिपाए रहकर अपनी जान तो बचा सकते हैं ना कहकर वो उनके बारे में सोचते हैं। तभी यहाँ मस्तिष्क में इस विचार के आते ही वह अपनी पत्नी की ओर मुंह करके बोला, पूनम हो। उसकी पत्नी ने उसकी ओर प्रश्न सूचक दृष्टि से देखा। हमारा फ्लाइट खाली पड़ा है, इसमें कबूतर हगते हैं, मूतते हैं, उधर सामने देखो। कहते हुए उसने हाथ के संकेत से उसका ध्यान सोसाइटी से कुछ दूर सड़क के किनारे रह रहे लोगों की ओर आकृष्ट किया। ये बेघर लोग ठंड से मरे जा रहे हैं, यदि कुछ दिन के लिए हम अपने फ्लाइट में इन लोगों को रहने दे तो क्या बुरा है। उसने अपने मन की बात कही। तभी यहाँ कभी सोचते सोचते यहाँ विचार सोचने लगते हैं कि तो तभी अपनी पत्नी को पूनम को समझाते हैं कि पूनम यहाँ देखो, जब इस तरह के बेघर लोग हैं, इस तरह के बेघर लोगों को हम अपना ये खुद का एक फ्लैट है, वह फ्लैट इस तरह एक बेघर लोगों को रहने के लिए ठिकाना तो निवास देंगे तो वो अपना एक निवास बनकर रह जाएंगे, वहां आराम से रह जाएंगे। इस तरह का एक संकेत देते हुए वो एक संकेत अपना एक संकेत देते हैं कि वो जो बेघर लोग हैं, जो बिना घर कपड़ा खाना सब कुछ ना रहने से वो इस शीतलता से तड़प रहे हैं, उन लोगों को हमारा जो फ्लैट देंगे तो बेहतर रहेगा। क्योंकि हमारे जो फ्लैट पे क्या हो गए, बहुत ज्यादा कबूतर हग रहे हैं, मूत रहे हैं और अपना एक निवास बनाकर रख दिए हो, तो इस तरह एक बिना आराम से कुछ दिए बिना ही इस तरह कबूतर अपना निवास बनाए रखे हो, तो इस तरह बेघर के लोगों को अपना एक फ्लैट देंगे तो वो जरूर हमारे फ्लैट में सुखी से रह जाएंगे कह कर वो अपनी पत्नी को समझाते हैं। हम अपने फ्लाइट में इन लोगों के रहने दे तो क्या बुरा है, इससे अपने मन की बात पत्नी से बताते हैं। तभी उसकी पत्नी ने ज्यादा तर्क करना उचित नहीं समझा और यह कहकर अपनी बात को विराम दे दिया, तो फिर दे दो इसके रहने के लिए, लेकिन पहले सोसाइटी के पदाधिकारियों से पूछ लो, क्या वे लोग इसके लिए अलाउ करेंगे। ये लोग इतनी गंदी फैलाएंगे कि सारी सोसाइटी को गंदा करके रख देंगे और सोसाइटी बिल्कुल अलाउ नहीं करेगी इसको रहने के लिए। तो तभी हम पर उनकी पत्नी सोचते सोचते वो हाँ कह दे, कोई सोचते नहीं, कोई बोलती ही नहीं, ऐसे ही हाँ तुम्हें अपनी पसंद हो तो हमारा जो रहने वाला जो फ्लाइट है
जो फ्लैट है उसे उन्हें दे दो, वो आराम से रह लेंगे। लेकिन सोसाइटी वाले तो इसे मना कर देंगे, क्योंकि यहाँ अलाउ नहीं करेंगे, पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ बेघर जो लोग रहते हैं, गरीब लोग, इतनी सोसाइटी में इस तरह की एक गंदगी फैला देते हैं कि इस तरह पूरी सोसाइटी गंदगी से भर जाएगी। जब गंदगी से भर जाएगी तो यहाँ सोसाइटी किसी भी हालत पे इन्हें अलाउ नहीं करेगी और यह फ्लैट देने के लिए भी तैयार नहीं रहेगी। तो एक बार तो तुम इस सोसाइटी वालों से बातचीत करके पूछताछ कर लो। पूछताछ करने के बाद अब यह अपना फ्लैट दे दो कहकर बताती है। अलाउ तो जरूर, लेकिन मैं तो यहाँ कह रही हूँ कि वो जरूर अपना जो सोसाइटी वाले लोग उन्हें फ्लैट देने के लिए तैयार नहीं रहेंगे कहकर इस तरह समझाती है। उसकी पत्नी की बात सही निकली। सोसाइटी के सेक्रेटरी से चंद्र प्रकाश ने इस बारे में पूछा तो उसने यहाँ कहा दिया कि साफ मना कर दिया कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि सोसाइटी के सदस्य ये खास जेंट्री के लोग हैं। इन सड़क के लोगों की क्या जेंट्री है? सोसाइटी का कोई सदस्य इनको बर्दाश्त नहीं करेगा। आपकी भावनाओं की हम कद्र करते हैं, लेकिन हम केवल आपकी नहीं, सोसाइटी के सारे सदस्यों की भावनाओं को देखना है और इसलिए इन लोगों को सोसाइटी के अंदर रहने की इज्जत नहीं दी जा सकती। तो देखिए, तभी जब वो इनकी पत्नी की जो बात कही थी वो सच निकल गई, क्योंकि पत्नी सोच रही थी कि यह गंदगी फैला देंगे, गंदगी फैलाने के कारण से यहाँ जरूर नहीं देंगे कहकर। लेकिन असल में जब उन्होंने सोसाइटी वालों से बात किया तो सोसाइटी के जो मुख्य व्यक्ति रहते हैं उनसे बातचीत किया तो वहाँ साफ मना कर देते हैं। तो सोसाइटी के सेक्रेटरी ने साफ मना कर देते हैं कि यहाँ इस तरह के एक जो गरीब और बेघर लोग हैं उन लोगों के लिए हम घर इस तरह का एक फ्लैट नहीं दे सकते, क्योंकि हमें पता है आप तो इस तरह बेघर जो गरीब लोगों का एक मन को समझ रहे हैं, उनका आप क्या बता रहे, कद्र करते हैं, आपकी जो उनके ऊपर रहने वाली सहानुभूति का हम इज्जत करते हैं। लेकिन हम यह भी सोचना है कि जो सोसाइटी में रहने वाले लोग भी इन्हें बिल्कुल मना कर देंगे। इन्हें वह लोग जो, क्योंकि वह रहने वाले सदस्य बहुत ज्यादा क्या थे, जेंट्री थे, जैसे कि एक जेंटल के जैसा मैन रहते हैं, बहुत ऊंचे स्थान पे रहने वाले लोग रहते हैं। इस तरह रहने वाले लोग की जगह इस तरह गरीब लोगों को यहाँ जगह दे दिया तो पूरी गंदगी फैला के पूरा सोसाइटी ही बर्बाद कर देंगे। तो इस वजह से हम इस जो रहने वाले सोसाइटी के जो सदस्यों की भी हमें सोचना चाहिए। तो इस वजह से हमें किसी भी हालत में इस तरह बेघर लोगों को घर फ्लैट नहीं दे सकते। फ्लैट देने से हम बिल्कुल मना कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे जो रहने वाले लोग क्या होते हैं, जेंट्री के लोग होते हैं कहकर यहाँ समझाते हैं। तो इसलिए इन लोगों को सोसाइटी के अंदर रहने के लिए कोई अनुमति नहीं देंगे। तो जब अंदर रह जाएंगे तो पूरी गंदगी फैलाएंगे, वो हमारी एक जेंटलमैन की तरह नहीं रहेंगे। इस तरह ना रहने के कारण से उन्हें हम यह फ्लैट नहीं दे सकते कहकर मना कर देते हैं। तभी संयोग से लाल बत्ती होने पर कार रुकी तो उसने देखा बच्चों की उदास आंखें आशा और उत्सुकता से उनकी ओर देख रही थी। हरी बत्ती होने में अभी समय था, वह भी बच्चों की ओर देखने लगा। इन बच्चों को देखते देखते उसे अपने 2 वर्षीय बेटे का ख्याल आया और वह सोचने लगा ठंड से बचने के लिए कितने सारे कपड़े पहनाते हैं हम उसे, लेकिन फिर भी उसे कभी जुकाम कभी खांसी कुछ ना कुछ लगा रहता है। जबकि इन बच्चों के पास तो इतनी भयंकर सर्दी का मुकाबला कैसे करेंगे ये बच्चे। उसे लगा बच्चे उससे मदद मांग रहे हैं। तो जब इन्होंने अपनी
जो फ्लैट से निकल के जब अपने कार में बैठ के जाते हैं तो वहां पर जो क्या होती है, लाल बत्ती होने पर जब वो लाल बत्ती वहां रुकती है तो वह रुकते हैं, अपनी कार रुकते हैं, तो वहां पर जो बेघर जो गरीब बच्चे हैं वह देखकर उनके ऊपर करुणा आ जाती है। इस तरह की एक करुणा आती है कि वह जब हरी बत्ती होने में अभी समय था, तभी वहां पर क्या होते हैं, वहां तभी बच्चों की ओर देखने लगते हैं, तो वहां बच्चे का एक उसके जो मुखड़े पे चेहरे पे इस तरह का एक मुस्कान दिख रहा था कि वह भी कुछ समय के लिए कुछ मांग रहे हैं उस कवि के पास, कहकर वो सोचने लगते हैं। क्योंकि उन्हें जब अपने जो बच्चों की अपने जो बच्चे की याद आ जाती है, क्योंकि वो इस तरह बेटे का ख्याल आया और वह सोचने लगा कि अपने 2 वर्षीय, तब वो सोचते कि अपने 2 वर्ष का जो बच्चे की एक ख्याल आ जाती है, या सोचते हैं कि जब हमारे जो बच्चे को इस तरह बुखार आने पर हम किस तरह उसका देखभाल करते हैं, कुछ भी थोड़ा भी जुकाम आ जाने पर उसे कपड़ों के साथ साथ उसकी दवाइयों की सब कुछ हम देखभाल करते हैं। लेकिन इस तरह जो शीतलता से यहाँ तड़पते हुए बच्चों की तो हालत किस तरह हो गई है, और वो उन्हें इस हालत में कौन देखेगा। तो यह देखते हुए वो सोचते हैं कि ये बच्चे तो कुछ मेरे पास मांग रहे हैं, कहकर वो सोचते रहते हैं। तभी उसे अपनी विशालता पर शोभा हुआ और अपना शोभ उसने सोसाइटी के पदाधिकारियों पर उतार। यदि सोसाइटी वाले अलाव कर दे तो इसमें क्या हर्ज है, कम से कम शीतलहर के कुछ दिन तो ये लोग वहां बीत सकते हैं। तो दोबारा इस तरह सोचते हैं कि जब ये लोग इस तरह से जो सोसाइटी के जो लोग ने साफ मना कर दिया इसे इस तरह बेघर लोगों को, गरीब लोगों को रहने के लिए, लेकिन इन लोगों का तो इस तरह मुस्कुराहट दिख रही है कि ये सब कुछ सहने के लिए, इस शीतलता से सहने के लिए तैयार हो रहे। इस तरह इन्होंने अपने जो कार में बैठ के उस बच्चों की ओर देखते हुए सोचते हैं। और दूसरा यह बताते हैं कि इस सोसाइटी वाले लोग यह बेघर जो बच्चों के लिए तो सोचकर यहाँ फ्लैट दे देते तो कुछ हो जाता, कुछ भी नहीं होता, और सोसाइटी वाले अलाउ कर दे तो इसमें क्या हर्ज है, क्या हो जाता। और दूसरा, कम से कम शीतलहर के कुछ शीतलहर जो इस तरह शीतलता का जो महीना है, इस महीने में से तो थोड़ा वो दिन गुजार लेते, अपना जो शरीर को सही तरीके से ढक लेते, और अपना सर भी इस जो फ्लैट में रहकर छिपा लेकर अपनी जान तो बचा सकते। तो इस तरह का एक यह सोसाइटी वाले तो इन्हें करुणा ही नहीं दिखाई, कहकर वो सोचते हुए दुखी हो जाते। बत्ती हरी हो गई थी। चंद्र प्रकाश ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और एक्सीलेटर पर पैर रखते हुए बच्चों की ओर देखा, तो उम्मीद में चमकती उनकी आंखें अभी भी उसकी ओर टिकी थी। गाड़ी आगे बढ़ते हुए उसने खिड़की का शीशा नीचा कर बच्चों की ओर हाथ उठाकर धीरे से बाय बाय किया। बच्चों ने उत्साह और उमंग से एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में खुशी की रेखाएं चमक उठी थी। उससे गौर से बच्चों की ओर देखा और सोचा, केवल एक बाय बाय करने से कैसे इन बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। तो तभी हरी बत्ती इस तरह लाल बत्ती सिलकने पर सोचते हुए जब हरी बत्ती सिलकती है तो उन्होंने अपना जो गाड़ी स्टार्ट करते हैं, जो एक्सीलेटर पर पैर रखते ही एक बार उन बच्चों की ओर देखते हैं तो उन बच्चों की जो उत्सुकता रहती है, तो आंखें अभी उसकी ओर टिकी थी, उनकी ही ओर टिकते हुए वो गाड़ी आगे करते हैं। आगे करते हुए वो आगे बढ़ते हुए उन्होंने खिड़की का शीशा नीचे करते हुए वह जो बच्चों को एक बार के लिए बाय बाय करते हैं, हाथ हिलाते हुए बाय करते हैं। तो तभी वो बच्चे इस तरह खुशी से, वो उत्सुकता से दोबारा वह जो कवि को भी बाय बाय करते हैं। तो वो बाय बाय करने का एक जो
वो वक्त रहता है, वो वक्त को देखते हुए, वो समय को देखते हुए कभी इस तरह सोचने लगते हैं कि सिर्फ ये बाय बाय करने से उन बच्चों में किस तरह का एक उत्सुकता रहता है। तो जब उन्हें कुछ रहने के लिए ठिकाना मिल जाए तो वो और ज्यादा खुश रह जाएंगे कहकर वो सोचते हुए आगे बढ़ते हैं। जब दोबारा इन्होंने एक बार फिर उसने हाथ के साथ सिर हिलाकर उस उनको बाय बाय किया और एक्सीलेटर पर पैर कर दबा बढ़ा दिया और गाड़ी रेड लाइट पर करके आगे निकल आई थी, लेकिन चंद्रप्रकाश ने शीशे में से देखा शीतलहर के कारण बच्चे अपने हाथ पीछा कर रही थी और शीतलहर से बच्चे बचने के उत्क्रम में वे एक दूसरे के साड़ी में से बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन उनकी आंख अभी भी को घुसे जा रहे थे और उसे भी उसने अंदर से शीतलहर गुजरती महसूस हुई और उनका दूसरे के भीतर को घुसे जा रहे थे, उसे भी अपने अंदर से शीतलहर गुजरती महसूस हुई। तो जब इन्होंने बाय बाय करके आगे बढ़ते हैं तो वहां पर दूसरा क्या होता है, जब आगे जो हरी बत्ती सिलने के बाद वो अपनी गाड़ी लेकर हरी बत्ती से पार करते हैं तो दोबारा इन्होंने अपना जो खिड़की का ग्लास नीचे करते हुए उन्हें दोबारा एक और उनकी आंखें वही एक छोटे से बच्चों की ओर रहती है, उन्हीं से ही वहां देखते रहते हैं। वहां छोटे से बच्चों को देखते हैं तो वहां बच्चे इस तरह का एक शीतलहर से तड़पते रहते हैं कि वो एक दूसरों की जो हाथों से अपने हाथ छिपाए रहते हैं ठंड के कारण से, और दूसरा जो अपने हाथों को अपने जो कपड़ों से जो छिपाए रहते हैं और अपनी जो माँ की जो साड़ियों से पूरा बदन को छिपा के ऐसे ही बैठे रहते हैं। और दूसरा अलग अलग तरह के लोग अपना जो कोई भी कपड़ा रहता है उस कपड़े को ही अपने बदन को और अपने हाथों को छिपाए हुए ऐसे ही जो शाक लेते हुए बैठे रहते हैं। तो इस तरह का एक एक माहौल देखते हैं, तो इस तरह का एक सन्निवेश देखते ही उन्हें अंदर से अपने आप पर भी महसूस होता है कि यहाँ शीतलहर तो बहुत ज्यादा है, इस लहर से कारण से यहाँ बेघर जो लोग रहते हैं किस तरह अपना जीवन बिताएंगे कहकर महसूस करते हुए आगे बढ़ते हैं और उनका दूसरे के भीतर को घुसे जा रहे थे उसे भी अपने, और इस तरह से वो ठंड से तड़प रही थी कि एक दूसरों के बीच में घुस के ऐसे ही बैठ जा रहे थे, क्योंकि वो ठंड के कारण से किसी का एक कपड़ा मिल जाए उसी से घुस के वो ढांस के इस तरह एक अपना एक कपड़ा ढांग के बैठ रहे थे। और जो कपड़ा डाल के बदन पे बैठना और एक दूसरे से छिप के बैठ जाना, इस तरह का एक सन्निवेश देखकर इन्हें अपने आप पर महसूस होता है ये शीतलहर तो बहुत ज्यादा है। तो इस तरह बेघर लोगों के लिए यहाँ जो सोसाइटी के जो लोग रहते हैं वो उन्हें जो रहने के लिए निवासी देने के लिए इनकार कर दिया, वह इन्हें एक तरह से दुत्कार और तिरस्कार के एक रूप में देखा जा रहा था। तो इस तरह यहाँ पर जो चंद्रप्रकाश जी इस तरह जो इस गरीब लोगों के लिए दूसरा व्यक्ति किस तरह सहायता नहीं रहती और दूसरा किस तरह इन लोगों में सहानुभूति नहीं रहती लोगों में, क्योंकि यहाँ पर जो सोसाइटी के लोग अपने एक स्टैंडर्ड का ये उन्नति का एक स्थान देख रहे थे, लेकिन उन्होंने जो गरीब लोगों के लिए सहानुभूति ही नहीं देखा। यही यहाँ पर इन्होंने बताते हुए विद्यार्थियों को समझाने का एक प्रयास करते हैं। धन्यवाद।